अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने मेल न्यूट्रिशन के केस को कैसे अप्रोच करना है, इसकी हमारे पास स्कीम क्या होनी चाहिए और हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं मेल न्यूट्रिशन केस के। सो एग्जाम के अंदर कमांड क्या आती है मेल न्यूट्रिशन केस की। मेल न्यूट्रिशन केस दो तरह के होते हैं। एक वो केस होते हैं जो कि सिस्टेमिक डिजीज केस होते हैं। सपोज एक पेशेंट है जिसको कोई सीपी है और साथ में उसको मेल न्यूट्रिशन है, एक पेशेंट जिसको सीकेडी है और साथ में उसको मेल न्यूट्रिशन है, एक पेशेंट जिसको सीएलडी है उसके साथ मेल न्यूट्रिशन है, एक पेशेंट को कोई भी क्रोनिक इलनेस सीसीएफ है, मेल न्यूट्रिशन है, टीबी है, मेल न्यूट्रिशन है। तो वो जो मेल न्यूट्रिशन है सिस्टेमिक डिजीज की, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिस्टेमिक डिजीज की फाइंडिंग देखनी होती है और मेल न्यूट्रिशन उसके एसोसिएटेड होती है। सो उसमें मेनली फोकस हमारा उसकी मेन डिजीज के ऊपर होता है। फिर कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं जो टिपिकल मेल न्यूट्रिशन के होते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं? वो बच्चे होते हैं जिनकी एज को 1 या 2 ईयर्स की होती है। इन बच्चों के अंदर मोस्टली प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन होती है, इनकी फीडिंग प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से मेल नरिश होते हैं और उनके अंदर सिस्टेमिक डिजीज नहीं होती। सो इस केस के अंदर टिपिकली जो आपकी केस की परफॉर्मेंस होती है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ से होती है। सो एग्जाम में अगर मेल न्यूट्रिशन का टिपिकल केस आएगा तो वो इसी तरह केस आएगा कि पेशेंट की एज कोई 1 to 2 ईयर की होगी और उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन की फाइंडिंग होगी। जो बच्चे बड़े होंगे उसमें डेफिनेटली कोई सिस्टेमिक डिजीज होगी, जैसे सीकेडी है, सीएलडी है, सीपी है और एसोसिएटेड उसको मेल न्यूट्रिशन होगी। उसमें आपने सारी चीज़ें देखनी है, उसकी प्राइमरी डिजीज को भी चेक करना है और साथ में हल्का फुल्का मेल न्यूट्रिशन को टच भी देना है। सो टिपिकल मेल न्यूट्रिशन केस आपका 1 to 2 ईयर के एज ग्रुप में आएगा। मोस्टली कमांड क्या होती है? मोस्टली कमांड यही कहेगा एग्जामिनर आपको कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद फेलियर टू थ्राइव, डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, पेशेंट इज नॉट गेनिंग वेट, डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, पेशेंट का जीपी कर लें। ठीक, ये 3-4 कमांड ऐसी ही आपको एग्जाम में मिलेंगी। आपके गोल्स क्या हैं? आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि मैंने मेल न्यूट्रिशन के बच्चे को कैसे अप्रोच करना है? उसके अंदर आपके 3-4 चीजें हैं जो आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, आपने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे को मेल न्यूट्रिशन है। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे आपके मेल न्यूट्रिशन है? उसके 2 चीजें हैं। फर्स्ट इज एंथ्रोपोमेट्री, कि आपके एंथ्रोपोमेट्रिक जो मेजर्स हैं, उसका हाइट, उसकी वेट, उसका मोएक, उसका ओएफसी, क्या वो मेल न्यूट्रिशन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन है, अदरवाइज नहीं। और सेकंड फिर साइंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो आपने एस्टेब्लिश करना है कि पेशेंट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या नहीं है, वो आपने एस्टेब्लिश करनी है। अगर आप दोनों चीजें एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो आपके पेशेंट के अंदर मेल न्यूट्रिशन है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि आपके पेशेंट के अंदर मेल न्यूट्रिशन कौन सी है। क्या ये प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन है या सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन है? प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन इज बेसिकली मेल न्यूट्रिशन व्हिच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। फूड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, खुराक बच्चे को प्रॉपर मिल नहीं रही, वो डिल्यूटेड मिल्क ले रहा है, उसकी वीनिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो वो उसको प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन होगी। जबकि दूसरी जो सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर आपकी डाइट तो एडिक्यूट होती है, यू हैव एडिक्यूट कैलोरिक सप्लाई, बट द सेकेंडरी डिजीज इज काजिंग मेल न्यूट्रिशन। दैट कैन बी सम इन्फेक्शन लाइक टीबी, दैट कैन बी सम organ failure like CKD, CCF, there can be some protein losing enteropathy like celiac disease and so on. So आपने सर्च करना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या प्राइमरी या सेकेंडरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो एग्जाम के अंदर आपके 1 to 2 ईयर के आते हैं उनके अंदर प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन होती है और बड़े बच्चों के अंदर आपकी सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन होती है। थर्ड पे आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या मसाइल हैं, क्या कम्प्लिकेशंस आई हैं, उसके एक्यूट इश्यूज क्या हैं, क्रोनिक इश्यूज क्या हैं। क्या पेशेंट का हाइट नहीं बढ़ रही? क्या पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा? क्या पेशेंट के SMR डिलेड है? क्या पेशेंट को कोई निमोनिया है? क्या पेशेंट की कोई स्किन इन्फेक्शन है? क्या पेशेंट के दांत नहीं आ रहे? क्या पेशेंट को रिकेट्स है? क्या पेशेंट को एनीमिया है? क्या पेशेंट को ग्लोसाइटिस है, ओरल थ्रश है, नेपी रैश है? तो अपने सारे पेशेंट के इश्यूज देखने हैं और एस्टेब्लिश करना है कि आपके पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, क्या कम्प्लिकेशन आ रही है। एग्जामिनर एट द एंड यही क्वेश्चन पूछेगा कि मेल न्यूट्रिशन क्यों है। आप बताओगे एंथ्रोपोमेट्री ये है, ये साइन डेफिशिएंसी की साइन है, आपका क्वेश्चन हो गया। वो पूछेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी, आप बताओगे कि मैंने सेकेंडरी की चीजें देख ली हैं इसलिए प्राइमरी है, आपका क्वेश्चन हो गया। वो पूछेगा कि आपके इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या साइंस देखे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या साइंस देखे हैं। आप बता दोगे कि मैंने इसको मैक्रो के ये साइंस देखे हैं, पेशेंट का लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है, मसल बल्क है, और मैक्रो के आप बता देंगे आपने मैंने पेलर देखा है, पेटिक के ब्रूजेस देखे हैं, विटामिन डी के लिए मैंने रिकेट्स देखी है, मैंने ग्लोसाइटिस देखा है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। पूछेगा कम्प्लिकेशन क्या आपके पेशेंट के अंदर, तो आप बता दोगे कि मेरा पेशेंट फेलियर टू थ्राइव है, मेरे पेशेंट में एनीमिया है, मेरे पेशेंट में रिकेट्स है, जो पॉइंट है। तो इस तरह आपका केस ये कंप्लीट हो जाता है, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। इस अप्रोच के साथ चलेंगे। हम प्रैक्टिकली पेशेंट पे देखते हैं कि हमने इस केस को कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास एक बच्चा है, इसकी एज जो है वो 9 मंथ्स है और इस पेशेंट की एज 9 मंथ है और इसका वेट जो है वो 4.5 kg है। इसको हमने देखना है कि हमने इसको कैसे मेल न्यूट्रिशन केस को कैसे हमने अप्रोच करना है और इसकी क्या स्कीम होनी चाहिए। आइडली इस पेशेंट को जो है वो मदर की लैब पे होना चाहिए। प्राइवेसी कंसर्न की वजह से हम वीडियो के लिए ये फिर मदर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे और हम इसको काउच पे एग्जामिन कर रहे हैं। आइडली ये इस पेशेंट को आपने मदर की लैब के अंदर ही एग्जामिन करना है, ठीक है। फर्स्ट चीज होगी। सेकंड ये आपने हर किसी तरह स्टार्ट आपने वही करना है कि
पेरेंट्स से आपने उसकी कंसेंट लेनी है कि मेरा डॉक्टर अरशद है और मैंने बच्चे का मुआयना करना है, और आपने उससे कंसेंट लेनी है। सेकंड, आपने पेशेंट को, छोटा बच्चा है तो कोशिश करनी है इससे इंटरेक्ट होने की, देखना है इसकी आंखों में आंखें मिला के और देखना है, इससे आपका ग्रॉस डेवलपमेंटल असेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड आपने इस एज के बच्चे के अंदर डेवलपमेंट असेसमेंट भी थोड़ी बहुत करनी होती है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने मदर से इसकी कंसेंट ली। सेकंड स्टेप है कि आपने पेशेंट को एडिक्वेट एक्सपोज करना है, क्योंकि अभी एसी चल रहा है तो इसको, इसलिए मैं इसकी शर्ट उतार नहीं रहा अर्ली। आप इस पेशेंट की, अगर छोटा बच्चा है तो कोशिश करें इसकी शर्ट वगैरह उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और फिर आपके लिए मसाइल आएंगे। तो शर्ट वगैरह इसकी नहीं उतारनी, और छोटे बच्चे की खासकर, और इसको मदर की लैप में करना है। बीइंग कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, मैं इसके अंदर आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो अगेन आपने पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले इसको इंस्पेक्शन करनी है। ग्रॉसली अगर इंस्पेक्ट करूँ मैं तो इस पेशेंट के अंदर जो फाइंडिंग्स आ रही हैं उसके अंदर एक तो पेशेंट लिम्पी है, फ्रॉग लाइक पोस्चर है पेशेंट का, उसके जो स्कैल्प के हेयर्स हैं वो थिन है और हाइपरपिगमेंटेड है। ठीक है, सर का साइज मुझे कंपैरेटिवली बड़ा लग रहा है बॉडी से। मैलनरिश्ड बच्चों के अंदर आपको सर का साइज वैसे भी बड़ा लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी का फैट लॉस होता है, तो सर के अंदर उनके जो चूंकि फैट ज्यादा होता है, तो फैट उस तरह की बोन्स चूंकि ज्यादा होती हैं, तो फिर आपको कंपैरेटिवली सर बड़ा लगता है, तो आपको लगता है कि मैक्रोसेफली होती है। आइडली वो इन रियल वो मैक्रोसेफली नहीं होती। तो इस पेशेंट के अंदर मुझे पेलर नजर आ रहा है, मुझे इसके जो हेयर्स हैं वो थिन और स्पार्स हैं और हाइपर पिगमेंटेड नजर आ रहे हैं, मुझे कंपैरेटिवली इसका सर का साइज बड़ा लग रहा है। पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मुझे नजर आ रही है कि वर्टिकल निस्टैग्मस इसके अंदर आ रही है। सो सेकंड, क्योंकि बच्चा लिम्प भी है, वर्टिकल निस्टैग्मस भी है, सर का साइज बड़ा भी है, सो हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई सीएनएस सिम्टम्स भी हों। प्रैक्टिकली तो इस केस के अंदर हमें मल्टीपल चीजें देखनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं इसको पढ़ाने के हिसाब से कर रहा हूँ तो इसके अंदर हम शॉर्ट मेल न्यूट्रिशन को देख रहे हैं, तो हम मेल न्यूट्रिशन के हिसाब से जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं जो सीनियर्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप आपका एंथ्रोपोमेट्री है। इस एज के बच्चे के अंदर आप वेट कराएंगे। सो वेट आपने सबसे पहले इसका इंस्पेक्शन के बाद आपने इसकी एंथ्रोपोमेट्री करनी है। उसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपका वेट होगा। सो वेट मशीन के अंदर आपको उसको रखना है और बच्चे का वेट कर लेना है। अगर तो पैम्पर पेशेंट का वेट होगा तो आपने वो वेट आपने देख लेना है कि पैम्पर अगर बहुत वेट है, उसका पैम्पर में स्टूल किया हुआ है, तो आइडली आपने वो पैम्पर उतारना है इसका, क्योंकि वेट थोड़ा वेट बहुत मैटर करता है। इस पेशेंट का वेट 9 ईयर्स के ऊपर 4.4 kg है, जो कि बहुत कम है और सीम्स टू बी बिलो परसेंटाइल चार्ट। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट की हम इसकी लेंथ लेंगे। इस एज के पेशेंट की हाइट नहीं होती, लेंथ होती है। सो लेंथ के लिए हम पेशेंट को लिटाएंगे। उसके लिए उसको पेशेंट की हमें एक जो है मुझे एक साथ में हेल्पर चाहिए होगा, और आइडली उसके लिए जो है मुझे एक अदद जो है इसके लिए मुझे एक बुक या जो कार्डबोर्ड चाहिए होगा। पेशेंट की लेग्स को पूरा फ्लेक्स करूंगा, यहाँ पे कार्डबोर्ड रखूंगा और इस चीज को मार्क कर लूंगा, या फिर मैं एग्जामिनर की हेल्प लूंगा। उसके बाद उसकी नेक को एक्सटेंड करूंगा और यहाँ पे कार्डबोर्ड रखूंगा और फिर इन दोनों के अंदर मेजरमेंट लूंगा। सो ये पेशेंट की टोटल इसकी हाइट होगी, जो लेंथ होगी इसकी। तो इसमें 2 साल के बच्चों तक हम इसको लेंथ लेते हैं। आइडली जो है इसको हम इन्फेंटोमीटर के अंदर लेते हैं, लेकिन जब आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप इसको इस मेथड से भी ले सकते हैं। थर्ड स्टेप में बच्चे का आप ओएफसी करेंगे। सो ओएफसी के लिए अगेन एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसमें आपने ओएफसी कैसे करना है। तो उसके लिए आप इसके जो है लेंथ ओएफसी लेंगे, 3 ओएफसी आपने इसके लेने हैं और उसमें आपने मैक्सिमम डायमीटर लेना है। सो इस पेशेंट का ओएफसी जो है वो एट द एज ऑफ 9 मंथ 42 सेंटीमीटर है। सो जो ग्रॉसली हमें सर बड़ा लग रहा था, इन एक्चुअली वो सर बड़ा नहीं है। 9 मंथ्स के ऊपर आपका हेड सर्कमफ्रेंस 46 सेंटीमीटर होता है, जो कि उसका साइज उस लिहाज से छोटा है। सो बच्चा मेलनरिश है, इसलिए आपको कंपैरेटिवली सर इसका बड़ा लग रहा है। उसके बाद बच्चे की क्योंकि एज 9 मंथ है और मुझे बच्चा मेलनरिश लग रहा है, तो मैं इसका मुआयक लूंगा। मुआयक के लिए एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, मैं ग्रॉसली बताता हूँ कि उसके लिए आपने पेशेंट का जो आर्म है, लेफ्ट आर्म पे मुआयक लेना है, उस आर्म को मुकम्मल एक्सपोज करना है। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि बच्चा रोना शुरू कर देगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इशू आएंगे। तो इसको पूरा आपने एक्सपोज करना है और उसके अंदर जो है ना पेशेंट की एक्सपोज करने के बाद उसके टोटल जो आपने आर्म की लेंथ लेनी है, उसके जो है ओलिकोरन प्रोसेस से लेके आपने ऊपर एक्रोमोक्लेविकल जॉइंट तक, और उसके मिड पॉइंट पे आपने उसकी जो है वो टेप के साथ उसकी मेजर करनी है कि आपकी कितनी आती है मुआयक। ठीक है, इस पे एक सेपरेट डिटेल वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा कि मुआयक एग्जैक्ट मेथड कैसे होता है। सो मुआयक लिया आपने और देखना है मुआयक कितना है। अगर तो मुआयक आपका 11.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो ये सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन में आएगा। 11.5 से 12.5 के दौरान मॉडरेट में आएगा और 12.5 से ऊपर जो आपका होता है वो नॉर्मल होता है। सो आपने इसका वेट किया, इसकी लेंथ ली, इसका ओएफसी किया और फिर आपने इसका मुआयक लिया। नेक्स्ट इसके बाद हमने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट के अंदर आप सिस्टेमिक एग्जामिनेशन इसके वाइटल्स लेने हैं। तो वाइटल्स में इस पेशेंट के अंदर मैं इसका पल्स रेट ले लूंगा। पल्स रेट अगेन आपने 15 सेकंड के लिए लेना है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि पेशेंट मेरा पेल है तो इसके अंदर टेकिकार्डिया होगा। इस तरह पेशेंट अगर कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज होगी तो भी टेकिकार्डिया होगा, तो पल्स मैं इसकी चेक कर लूंगा। ब्लड प्रेशर मैं ऑफर करूंगा, वो मैं नहीं ले रहा इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसके हैंड देखूंगा, तो हैंड के अंदर मैं इसका पेलर देख लूंगा, उसके लिए अपने आप से कंपेयर करूंगा तो इसका पेलर पॉजिटिव है, बच्चा ग्रॉसली पेल नजर आ रहा है आपको। हैंड के ऊपर मैं क्लबिंग देखूंगा, क्लबिंग के लिए मैं इसको कॉर्ड से चेक करूंगा
और देखूंगा क्लबिंग है कि नहीं है। सो क्लबिंग किसके अंदर होती है? अगर पेशेंट को कोई सीलिक डिजीज है इस एज ग्रुप के ऊपर तो क्लबिंग होगी, कोई सीएलडी है क्लबिंग होगी। सो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देख लेना है। उसके बाद मैं इसके रिस्क चेक करूंगा, रिस्क में कोई रिस्क वाइडनिंग तो नहीं है। अगर रिस्क वाइडनिंग होगी तो अगेन ये शो करती है कि पेशेंट को रिकेट्स के साइन है, इसके अंदर रिस्क वाइडनिंग नहीं है। इसके बाद मैं इसका बीसी स्कार देख लूंगा। बीसी स्कार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेकेंडरी काज ऑफ मेलन्यूट्रिशन जो इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो टीबी है। तो पेशेंट का बीसी स्कार इसका नजर नहीं आ रहा, इसका प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद मैं इसके सर पे आ जाऊंगा, तो सर पे मैं देखूंगा कि इसके हेयर्स कैसे हैं। ओएफसी मैं पहले कर चुका हूं। सर के ऊपर अगर आप हेयर्स के देखें तो इसके हेयर थिन है, स्पार्स हैं और हाइपरपिगमेंटेड हैं। सो अगेन ये फेवर करते हैं कि पेशेंट को मेलन्यूट्रिशन के साइंस हैं। इसके बाद मैंने इसका ओएफसी लिया है, ओएफसी इसका कम है, 42 सेंटीमीटर है। सो अगेन पेशेंट कैन बी सीपी। अगर बाकी चीज फाइंडिंग इसकी टिपिकल होंगी तो चूंकि ओएफसी कम है तो सीपी भी हो सकता है इस पेशेंट में। सो अगेन वो उसके लिए बाकी चीजें मुझे कोरिलेट करनी होंगी। मैं इसके फोंटेनले फील करूंगा, क्या फोंटेनले वाइडली ओपन तो नहीं है? इसके फोंटेनले वाइडली ओपन है। इन 9 मंथ पे फोंटेनले इंटीरियर पोस्टीरियर क्लोज्ड है और इंटीरियरली ओपन है। अगर ओपन है तो मैं उसकी मेजरमेंट्स लूंगा एग्जैक्टली। सो फ्रंटल बोस्टिंग भी है और फ्रंटली ओपन भी है। सो अगेन ए साइन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दैट इज विटामिन डी। सो उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद मैं इसके जो है आइज चेक करूंगा, तो आइज में मैं इसका पेलर देखूंगा, तो पेशेंट की आइज में पेलर पॉजिटिव है, आपको पेलर नजर आ रहा है, लेकिन जॉन्डिस नहीं है। सो जॉन्डिस में देखूंगा फॉर सेकेंडरी काज ऑफ मेलन्यूट्रिशन दैट इज सीएलडी। सो जॉन्डिस नजर नहीं आ रहा, पेलर आ रहा है। पेलर का मतलब है कि पेशेंट को मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, दैट कैन बी आयरन, दैट कैन बी B12, दैट कैन बी B6। सो आपके सारे B12, फोलिक और आयरन की डेफिशिएंसी इसके अंदर आ सकती है। जब एग्जामिनर से पूछेगा कि पेशेंट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की क्या साइन है, तो आप बताएंगे पेलर है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसके साथ मैं आइज में देख लूंगा बायटॉट स्पॉट्स और कोर्निया की जो सारी चीजें होती हैं, केराटोमलेशिया के और बाकी जो फाइंडिंग्स होती हैं विटामिन ए की स्किन के अंदर, आइज के अंदर, वो सारी मैं फाइंडिंग्स देख लूंगा। सो विटामिन ए यहाँ पे चेक हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे फेस पे देखूंगा, ग्रॉस फेस की कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। उसके बाद मैं ओरल कैविटी देखूंगा। ओरल कैविटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है मेलन्यूट्रिशन के अंदर, उसके अंदर पेलर है, ग्लोसाइटस है और ओरल थ्रश है और डेंटिशन है। पेलर और ग्लोसाइटस अगेन फेवर करता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पेलर आ रहा है तो मतलब उसकी आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, B9 डेफिशिएंसी है। ग्लोसाइटस यानी कि रेडनेस ऑफ टंग या एंगोस्टिलाइटिस आ रही है, उसका मतलब उसको बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। ओरल थ्रश आ रहा है तो अगेन क्योंकि ये पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं तो ओरल थ्रश भी इसके अंदर आ सकता है। और डेंटिशन अगर डिलेड है, आइडली ये बच्चा छोटा है 9 मंथ का है, तो उसके ऊपर हम डेंटिशन पे कमेंट नहीं कर सकते। अगर बच्चा बड़ा होता तो उसमें मैं बता सकता था कि इसकी डेंटिशन डिलेड है, डेंटल केरीज है। सो अगेन ये चीजें फेवर करती हैं कि पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह आपने ये साइंस जरूर देख लेने हैं। सो इस पेशेंट की जो है ओरल थ्रश भी नहीं है, ग्लोसाइटिस भी नहीं है और एंगोस्टिलाइटिस भी नहीं है, इसकी डेंटल इरप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसके देख लेंगे पेशेंट की लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक। सो उसके अंदर हमें देखना है कि पेशेंट को ग्रॉसली को एडीमा तो नहीं है। एडीमा अगेन साइंस है मैलन्यूट्रिशन का और मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का साइन है। सो इसके लिए हम पेशेंट को प्रेस करेंगे फॉर पीरियड ऑफ 5-10 सेकेंड्स और फिर हम उसके अंदर उस पर देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई क्लबिंग आ रही है कि नहीं आ रही। सो इस पेशेंट के अंदर क्लबिंग नहीं है, सो न्यूट्रिशन का साइन नहीं है। ग्रॉसली मैं स्किन देख लूंगा सारी बॉडी की। स्किन के ऊपर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या हो सकती है? स्किन के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमारी आती हैं पेटिकियाई ब्रूजेस और स्किन की जो चेंजेस होती हैं, जिसके अंदर पेटिकियाई ब्रूजेस हमारे आते हैं विटामिन के डेफिशिएंसी में, और स्किन के ऊपर जो डर्मेटाइटिस होती है इसको हम कहते हैं फ्लैकी पेन डर्मेटाइटिस। वो टिपिकली हमारी आती है जो पूफाज होते हैं हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनकी डेफिशिएंसी में आती है, जिंक की डेफिशिएंसी में आती है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आती है। सो इन सब केसेस के अंदर आपकी स्किन की चेंजेस आपको मिलती हैं कि पेशेंट की स्किन स्मूथ है, उसके ऊपर ग्रॉस फाइंडिंग्स नहीं आ रही। इसके बाद मैं साथ में जॉइंट्स देख लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इसका है, हमने देखना है इसके जेनिटल्स को। जेनिटल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर म्यूकस जेनिटलिया भी देखूंगा मैं इसका, और साथ में पेरिनल रैश भी देखूंगा क्योंकि जो बच्चे मैलनश होते हैं उनके अंदर पेरिनल रैश के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं इसकी बैक देख लूंगा। बैक के ऊपर कोई भी चीज हो सकती है, लाइक बैक के ऊपर मेनिंगोमायलोसिस हो सकती है, बैक के ऊपर मैं सेक्रल एडिमा इसका देखूंगा, और बैक के ऊपर मैं देख लूंगा कि टिपिकल जो मैलनश बच्चे होते हैं उनके अंदर बैगी जो बैगी पैंट अपीयरेंस होती है, जिसके अंदर उसकी स्किन श्रिंकल होती है, वो फाइंडिंग्स आती हैं। सो वो भी मैं उसकी बैक बटक के ऊपर देख लूंगा। तो इस पेशेंट का टिपिकली क्योंकि ये चीजें नहीं है, इतना सबक्यूटेनियस फैट लॉस नहीं है इस पेशेंट के अंदर। जेनिटेलिया बैक देखने के बाद इसका हम करेंगे सिस्टम एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। सो एब्डोमिनल में हम देख लेंगे कि एब्डोमिनल में ग्रॉसली कोई विज़रोमेगली तो नहीं है। सो इस पेशेंट के अंदर कोई विज़रोमेगली नहीं है। विज़रोमेगली इंपॉर्टेंट क्यों है कि पेशेंट को सीएलडी होगा, कोई सीकेडी का केस होगा, इसके अंदर किडनी पैल्पेबल है या ब्लैडर पैल्पेबल है, तो दैट कैन बी सेकेंडरी कॉज ऑफ मैलन्यूट्रिशन। सो इस बच्चे के अंदर कोई लिवर स्प्लीन नहीं है, इसका ब्लैडर पैल्पेबल नहीं है, सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ग्रॉसली नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है चेस्ट का एग्जामिनेशन। तो चेस्ट में मैं मैलन्यूट्रिशन के साइन देखूंगा। तो इस पेशेंट के अंदर गौर से देखें आपको, तो इसके अंदर रिकेट्स के साइन आ रहे हैं, ये रिकेट एक रोजरी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी रिकेट एक रोजरी नजर आ रहे हैं।
सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आ रही है डेफिनेटली। हैरिसन सल्कस टिपिकली इसके अंदर नहीं बन रहा, ठीक है, और प्रेक्सस एक्सकेवेटम या कैरिनेटम नहीं है। सो रिकेटिक रोजरी पॉजिटिव है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसका चेस्ट एग्जामिनेशन कर दूंगा। चेस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने देखना है कि चेस्ट में कोई न्यूमोनिक फाइंडिंग तो नहीं है, दैट कैन बी सेकेंडरी कॉज ऑफ ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन, और टीबी कैन बी प्राइमरी कॉज के उसकी वजह से मैलन्यूट्रिशन हो रही है। इसके साथ मैं इसका हार्ट सुन लूंगा फॉर एनी कंजेंटल हार्ट डिजीज दैट कैन बी ए कॉज ऑफ सेकेंडरी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसके अंदर आपने इसको अस्कल्टेट कर लेना है, हार्ट को अस्कल्टेट कर लेना है। सो हार्ट एग्जामिनेशन इज ग्रॉसली नॉर्मल, कोई मरमर नहीं है, कोई एडेड साउंड नहीं है। साथ में मैं इसका चेस्ट अस्कल्टेट कर लूंगा फॉर एनी क्रेपिटेशंस और फाइंडिंग के लिए। चेस्ट में बायलेटरल इक्वल एयर एंट्री है। एक चीज हम मिस कर गए हैं, इसके लिम्फ नोड भी चेक करने हैं आपने, टीबी के लिए और मैलिग्नेंसी के लिए। सो लिम्फ नोड भी चेक करने हैं, क्योंकि मुझे फ्लॉपी लग रहा है, लिम्प लग रहा है। सो एट द एंड इस मैलन्यूट्रिशन एग्जामिनेशन के बाद मैं इसका 360 डिग्री मैनूवर कर लूंगा, तो मैं देखूंगा कि इसकी नेक होल्डिंग कितनी है। सो इस पेशेंट के अंदर 360 मैनूवर पे नेक प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पा रहा। उसके बाद मैं इसको वर्टिकल सस्पेंशन कर लूंगा। सो इसमें बच्चा लैग कर रहा है, ठीक। उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन कर लूंगा। सो इसमें बच्चा सी शेप आ रहा है आपका, बिल्कुल फ्लैट कर रहा है। उसके बाद इसको हम लिटाएंगे। सो इसमें भी बच्चा अपनी हेड एलिवेट नहीं कर पा रहा, तो बच्चा हमारा फ्लॉपी है। सो फ्लॉपीनेस कैन बी बिकॉज ऑफ सेंट्रल हाइपोटोनिया और पेरिफेरल हाइपोटोनिया। सो अगेन पेशेंट क्योंकि आई की फाइंडिंग भी इसकी आ रही है, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहा और फ्लॉपी है, तो मोस्ट लाइकली ये सेंट्रल हाइपोटोनिया होगा। रिफ्लेक्सेस मैं एलिसिट कर लेता हूँ, इसकी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आपके एलिसिट हो रहे हैं, रिफ्लेक्सेस एलिसिट हो रहे हैं, तो मतलब ये सेंट्रल हाइपोटोनिया है। तो इसको फर्दर इसकी डेवलपमेंट असेसमेंट और चीज़ें एक सेपरेट केस होगा कि मैलन्यूट्रिशन का केस यहाँ तक होता है। थैंक यू।